काली प्रेग्नेंट देवरानी के काले लंबे बाल। प्रगति अपनी 4 बहुओं और बेटों के साथ रहती थी। अरे यूना बहू। जी मम्मी जी। बहू, कब से छत पर कपड़े डले हुए हैं, जा जल्दी से जाकर कपड़े ले आ। ओहो मम्मी जी, ऐसी गर्मी में तो ऊपर हरगिज नहीं जाऊंगी, कहीं मेरा ये गोरा रंग जल के सिया की तरह काला ना पड़ जाए। योना अपनी सास को सुनाती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं अपनी बहुओं का क्या करूं? प्रगति बस कपड़ों को लाने के लिए खड़ी हो ही रही थी कि तभी सासू माँ, आप कहीं मत जाइए, कपड़े मैं ले आऊंगी। सिया का रंग सांवला था, लेकिन उसके बाल बहुत ही सुंदर और लंबे लंबे थे। उसके काले बाल उसकी पूरी कमर पर फैले रहते थे, जो उसके सांवले रंग की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाते थे। बहू, तू अपने इन सुंदर बालों को बांध कर जाना। सिया ऊपर छत से कपड़े लेने चली गई। तेज धूप के कारण अचानक ही सिया को वहां चक्कर आ गया और वो वहीं गिर गई। बहुत देर हो गई, बहू अब तक कपड़े लेकर नहीं आई। प्रगति ने छत पर जाकर देखा तो उसे सिया वहां पर बेहोश पड़ी हुई मिली। बहू, बहू उठ। प्रगति ने अपनी तीनों बड़ी बहुओं को आवाज दी और वो किसी तरह से अपनी देवरानी को नीचे लेकर आई। पता नहीं किसकी काली नजर खा गई मेरी बच्ची को। मम्मी जी, ये तो पहले ही कितनी काली है, अब और इसे किसकी काली नजर खाएगी? चुप कर, हमेशा इस रंग रूप का घमंड अच्छा नहीं है। और वैसे भी भगवान हर इंसान को सब कुछ नहीं देता है। जैसे कि तुम तीनों खुद को ही देख लो, चेहरे भले ही चांद के टुकड़े हैं, लेकिन सर पर तो बस 4 ही बाल हैं। और जरा अपनी देवरानी को देखो, सांवले सलोने रंग पर कैसी घटा जैसी जुल्फें हैं इसकी। अब ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नेहा ने डॉक्टर को फोन कर दिया और कुछ ही देर में डॉक्टर सिया का चेकअप करने आ गया। आपकी बहू गर्भवती है। सच? इस बात पर तो डॉक्टर साहब आप भी मुंह मीठा करो। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। प्रगति बहुत खुश थी, लेकिन उसकी तीनों बड़ी बहुएं जरा सी भी खुश नहीं थीं। बहू, मुझे तेरे ही जैसी सुंदर और लंबे बालों वाली पोती चाहिए, जिसको गोद में बिठाकर मैं उसकी चुटिया बांध सकूं। एक तरफ सिया और प्रगति बहुत खुश थीं, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी तीनों जेठानियां एक कमरे में चली गईं। इस सिया के परों की माँ कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं करती है। सही कहा, और अब तो ये काले शाह माँ भी बनने वाली है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि ना इस काली कलूटी का बच्चा ही बच पाए और ना ही इसके बाल। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मैं इस कल्लो के बाल काट डालूं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, बस तुम मेरी बात सुनो। रोशनी ने अपना पूरा प्लान अपनी दोनों जेठानियों को समझा दिया। सभी को उसका प्लान पसंद आया। नॉट बैड, अब हम यही करेंगे। अरे बहू, जरा कोई अपनी देवरानी के लिए पानी ले आओ। प्रगति ने ये बात चिल्ला कर कही। प्लान स्टार्ट। रोशनी ने नींबू पानी बनाया और उसे अपनी गर्भवती देवरानी के पास ले गई। आपका शुक्रिया जेठानी जी। कोई बात नहीं। सिया ने जैसे ही पानी पिया, अरे ये तो नींबू पानी है जेठानी जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कैसे नहीं, तुम गर्मी से चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी, तो वो एनर्जी यूं ही थोड़ा ही लौट आती है। क्या बात है, मेरी घमंडी सी बहू आज इतनी मेहरबानी कैसे हो रही है? अपनी सास की बात सुनकर रोशनी को बहुत गुस्सा आया। मैं अभी आती हूँ। रोशनी अपने गुस्से को काबू करती हुई अपने कमरे में आ गई, तो वहीं दूसरी तरफ मम्मी जी, आपने जेठानी जी से ऐसा क्यों कहा? देख बहू, एक बात तो अच्छे से समझ ले कि कांटा अचानक फूल नहीं बन सकता है। बस इसीलिए मैं तुझे तेरी जेठानियों से सावधान कर रही हूँ। और जहाँ तक बात रही रोशनी से ऐसा बोलने की, तो ऐसी बातें तो मैं बोल ही देती हूँ, उसे ज्यादा बुरा नहीं लगा होगा। चल अब तू आराम कर ले। सिया अपने कमरे में ही आराम कर रही थी और लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे आप? दरवाजे पर उसकी सबसे बड़ी जेठानी यूना खड़ी हुई थी। मुझे माफ कर देना जेठानी जी, कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और मेरी वजह से आपको खाना बनाना पड़ा। कैसी अजीब सी बातें कर रही हो सिया, ऐसी कंडीशन में हम तुमसे खाना नहीं बनवाएंगे। ये लो, अब जल्दी से ये खाना खा लो। अरे मैं नीचे ही आकर सभी के साथ खा लेती। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहीं पर अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। अब से तुम्हारा खाना भी ऊपर ही आएगा। यूना ने सिया के आगे खाना रखा और वो वहाँ से चली गई। ये सारा मंजर प्रगति भी छिपकर देख रही थी। लगता है कि मेरी छोटी बहू की प्रेगनेंसी ने मेरी बड़ी बहुओं को भी बदल दिया है। चलो अच्छा है। इसी तरह सिया की दोनों जेठानियां उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से पेश आ रही थीं और ऐसे ही उन्हें लगभग 1 हफ्ता बीत गया था।
मेरी बहुएं तो अब बड़ी ही मिलजुल कर रह रही हैं। अब मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। एक काम करती हूँ, सिया को उनकी देवरानियों के पास छोड़कर मैं मंदिर चली जाती हूँ। प्रगति ने ऐसा ही किया। उसने अपनी बहुओं को घर में अकेला छोड़ दिया और वो अपने छोटे बेटे के साथ मंदिर चली गई। मिल गया हमें वो मौका, चलो अब मारते हैं चौका। तीनों जिठानी अपनी प्रेग्नेंट देवरानी के कमरे में चली गईं और उसे एक जोर का धक्का मारा। जेठानी जी, अब आएगा मजा। नेहा ने सिया के बालों को पकड़ लिया और उसे घसीटती हुई वो घर के बीचों बीच ले आई। छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ेंगे लेकिन तेरे परों को काटने के बाद। युना एक टेप और कैंची लेकर आई और उन तीनों ने बेचारी सिया के हाथ, पांव और मुंह उसी टेप से बांध दिए। देखो तो बेचारी कैसे चिल्ला रही है। ज्यादा देर नहीं, बस कुछ देर तक, फिर तेरे पंख हमारे हाथों में होंगे। तीनों ही जेठानियों पर एक शैतान सवार था। बेचारी सिया अपने रोते हुए मन से जोर जोर से मदद के लिए उस ऊपर वाले को पुकार रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रोशनी के हाथ की कैंची बस उसके बालों को काटने ही वाली थी। क्या बोलती हो जेठानी युना? इसके बालों को जड़ से ही अलग कर दूं? इससे अच्छी क्या बात होगी, हम इसके बालों को एक बड़े बिजनेसमैन को बेच देंगे और खूब पैसा कमाएंगे। रोशनी बस सिया के बालों को काटने ही वाली थी कि तभी वहाँ उनकी सास और सिया का पति आ गए। ठहरो, ये तुम तीनों मेरी बहू के साथ क्या जुल्म ढा रही हो? अपनी सास को देखते ही तीनों बहुओं का मानो दम ही निकल गया हो। वो मम्मी जी, खामोश, कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे मैं ही पागल थी जो ये समझ बैठी कि तुम तीनों बदल गई हो, लेकिन मैं भूल गई थी कि कांटा चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो कभी गुलाब नहीं बन सकता है और ना ही कभी उसकी जगह ले सकता है। तुम जिस तरह यूं ही परकटी सी हो, मेरी बहू को भी ऐसा ही करना चाहती हो। वो माँ, निकल जाओ मेरे घर से। पर मैंने कहा निकल जाओ। तीनों घमंडी बहुओं ने अपना सामान बांधा और अपने अपने पतियों के साथ वो तीनों वहां से चली गई। उसके बाद सिया, उसका पति और प्रगति साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। रूबी, शनाया और सोनाली तीनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, हमेशा साथ रहा करती थीं। वो बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ती आई थीं। रूबी, शनाया अच्छे घर से थी, तो वहीं बेचारी सोनाली बहुत गरीब घर से थी। एक दिन स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसकी अनाउंसमेंट एक दिन पहले ही सभी बच्चों को दे दी जाती है ताकि सभी बच्चे फंक्शन की तैयारी अच्छे से करके आएं। मैंने तो सोच लिया है कि मैं रेड कलर का गाउन पहन कर आऊंगी। शनाया, तुम क्या पहन कर आओगी? आजकल शरारा बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा है कि वही पहन कर आऊं, ट्रेडिशनल भी हो जाएगा और न्यू लुक भी आएगा। अच्छा सोनाली, तुम क्या पहन कर आओगी? कल का फंक्शन हमारा आखिरी फंक्शन होने वाला है, क्योंकि उसके बाद तो हमें सीधा कॉलेज से पढ़ाई करनी होगी। अरे यार, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास तो वही है जो मैं हमेशा से पहनती आ रही हूँ, और तुम्हें पता है ना, हर साल मैं एक ही कपड़े पहनती हूँ, तो इस साल मेरा फंक्शन में आने का मन ही नहीं है। What rubbish यार, हमारे होते हुए तो पुराने कपड़े पहन कर आएगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चिंता मत कर सोनाली, मैं तेरे लिए अपने डिजाइनर से बोलकर एक प्यारी सी ड्रेस बनवा दूंगी। उन तीनों के अंदर बहुत गहरी दोस्ती थी और इसी दोस्ती में वो अमीर और गरीब का जरा भी फर्क नहीं करते। रूबी अपने डिजाइनर से कहकर सोनाली के लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस बनवा देती है, जिसे पहनकर वो अपनी तीनों अमीर सहेलियों के साथ फंक्शन में आती है। फंक्शन में आने के बाद गांव की और बाकी लड़कियां सोनाली को देखकर कहती हैं, देखो देखो सोनाली की ड्रेस देखो, कितनी महंगी है, बेचारी गरीब, इसके हाथ में इतने पैसे आए कहाँ से जो इसने इतनी महंगी ड्रेस खरीद ली। अरे इसकी औकात क्या है कपड़े खरीदने की? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी अमीर सहेलियों ने इसको दिलवाई होगी। सही फायदा उठा रही है अपनी अमीर सहेलियों का। ये सुनते ही सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। अपनी सहेली को रोते हुए देख रूबी और शनाया से जरा भी रहा नहीं जाता और वो दोनों मिलकर अंकिता और अमृता को अच्छे से सुना देती हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अरे बस करो, तुम क्यों रो रही हो? अगर गली में एक हाथी चलता है तो 10 कुत्ते उसके ऊपर भौंकने वाले खड़े हो जाते। बस इन लोगों को ऐसा ही समझो। सोनाली, शनाया ने बिल्कुल सही कहा, उसकी बात को समझो, रोना बंद करो। देखो हमारा आज आखिरी दिन है। मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे ही कर्म किए होंगे जिसके चलते मुझे भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। भगवान से दुआ करती हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे ही बनी रहे। उस दिन स्कूल के आखिरी फंक्शन पर वो तीनों बहुत एंजॉय करती हैं।
जिसके बाद उनका स्कूल खत्म हो जाता है और एक दिन रूबी शनाया दोनों सोनाली के घर पर आती हैं और कहती हैं, अरे सोनाली, हम दोनों को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रूबी सोनाली का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सोनाली, हमारे पेरेंट्स हमें आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहे हैं ताकि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। ये सुनते ही सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन जाने से पहले ये खुशखबरी और सुन लो, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और मेरी बहुत जल्दी शादी है। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? हमने अपने मॉम डैड से कहकर तुम्हारी टिकट बुक करवा दी है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम हमारे साथ लंदन चलोगी। टिकट बुक करवाना तो ठीक है, लेकिन मेरे आगे का खर्चा मेरे माता पिता नहीं उठा पाएंगे और मैं उनके ऊपर और बोझ नहीं डाल सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कहकर सोनाली रोने लगती है, जिसके बाद उसकी दोनों सहेली उसे गले से लगा लेती हैं। उनके लंदन जाने से पहले सोनाली की शादी हो जाती है और दोनों सहेली उसे उसके ससुराल विदा करके लंदन पढ़ाई करने के लिए चली जाती हैं। शादी के बाद सोनाली को एक गरीब परिवार मिलता है, जहां उसे हर एक चीज के साथ एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। सोनाली का ससुराल इतना गरीब था कि उनके घर में एक पंखा तक नहीं था। बेचारी को गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। हे भगवान, कितनी गर्मी है, मुझे तो गर्मी से घमौरियां भी हो रही हैं। अरे बहू, कुछ ही महीनों की तो गर्मी है, उसके बाद तो सर्दियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं दुकान से घमौरियों का पाउडर लेकर आई हूँ। इसे रात को लगा लेना, तुम्हारी घमौरी ठीक हो जाएगी और तुम्हें ठंडा भी लगेगा। सोनाली का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उन सब में एकता बहुत अच्छी थी, जिसके चलते सोनाली अपने गरीब परिवार के साथ बेखुश थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अरे आज तो मालिक ने मुझे काम से ही निकाल दिया। उनका काम भी सही से चल नहीं रहा था। उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त तक सभी मजदूरों को अपने घर पर ही रहना होगा। लेकिन इतने इस घर का दाना पानी कैसे चलेगा? वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिसके चलते कुछ दिन उनके गरीबी में दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन सोनाली की दो सहेलियां उसके घर का रास्ता ढूंढ रही होती हैं। आप लोगों ने इस लड़की को कहीं देखा है? सुना है इसकी शादी इसी गांव में हुई है। अरे तो सुजाता की बहू है। तुम एक काम करो बेटी, यहाँ से सीधी सीधी जाना और आगे से उल्टे हाथ पर तुम्हें तुम्हारी सहेली का घर मिल जाएगा। मालती के कहने पर रूबी और शनाया घर ढूंढते ढूंढते सोनाली के घर पर पहुंच जाती है, जहां सोनाली अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अचानक से उसकी नजर रूबी और शनाया पर पड़ती है। रूबी, शनाया, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? आखिर तुम दोनों को मेरा घर कैसे मिला? अरे ये सारी बातें तो होती रहेंगी, पहले तो अपने घर में लेकर चलो और ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, बहुत गर्मी है यहाँ। सोनाली अपने घर में अपनी दोनों सहेलियों को ले आती है, जिसके बाद वो मटके का पानी अपनी दोनों सहेलियों को पिलाती है। सोनाली के घर में पंखा न होने की वजह से उसकी दोनों सहेलियों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और उनके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है, जिसके चलते सोनाली अपने पति कैलाश से अकेले में जाकर कहती है, सुनिए जी, मेरी दोनों सहेलियां बहुत अमीर घर से हैं। मैं उनके सामने अपने घर की बदनामी नहीं होने देना चाहती। क्या आप पड़ोस की काकी से उनका टेबल फैन मांग कर ले आएंगे? ठीक है, तुम उनके खाने के लिए कुछ इंतजाम करो, मैं टेबल फैन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कैलाश पड़ोस की काकी से टेबल फैन ले आता है और सोनाली की सहेलियों के सामने एक कुर्सी पर रखकर लगा देता है, जिसके चलने के बाद उनके थोड़े बहुत पसीने रुकते हैं। तभी सोनाली रसोई में अपनी सहेलियों के लिए खाने के लिए कुछ बना रही होती है और उसकी दोनों सहेलियां छुपकर बाहर से देख रही होती हैं। मेरी सहेलियां मेरे गरीब घर में आई हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। ऊपर से घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। ये रात के बासी चावल हैं। एक काम करती हूँ, दूध और चीनी मिलाकर इन्हें अच्छे से पका लेती हूँ और उनके लिए मीठी भात बना देती हूँ। सोनाली को ऐसा करता हुआ देख दोनों सहेलियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप बाहर आकर बैठ जाती हैं। जैसे ही सोनाली मीठी भात लेकर अपनी दोनों सहेलियों को खिलाती है, वो उसकी बहुत तारीफ करती हैं। मीठी भात खाते ही वो रोते हुए सोनाली को गले से लगा लेती हैं। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी शादी के बाद तुम इतनी परेशानियां झेल रही हो। हम तीनों में से सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में तुम आगे थी, लेकिन हम दोनों तो आगे बढ़ गए, लेकिन तुम अभी भी पीछे ही रह गई। किस्मत में जो होता है वही मिलता है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता मेरी प्यारी सहेलियों। सोनाली की ये बात सुनकर उसकी दोनों सहेलियां अपने मन में अपनी सहेलियों की किस्मत को बदलने की ठान लेती हैं। वो उसकी बहुत मदद करती हैं और उसके पति को एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी दिलवा देती हैं। देखते ही देखते सोनाली की जिंदगी में धीरे धीरे सुधार आने लगता है।
सोनाली की दोनों सहेलियां मिलकर उसकी सभी परेशानियों को दूर कर देती हैं और उसे अपने साथ ही नौकरी पर भी लगवा देती हैं और फिर से वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।